हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 8 जनवरी की और दिन है सोमवार का। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है। बहस कैसी? मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप के बीच की। तो आज के इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि आखिर ये बहस है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई और आग में घी किसने डाला। फिलहाल वक्त है सुर्खियों का। बिल्किस गैंगरेप के 11 दोषी फिर जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट बोला गुजरात सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। सीट बंटवारे को लेकर आप कांग्रेस के बीच बैठक खत्म। दोनों पार्टियों में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे। जलीकट्टू की कानूनी वैधता पर फिर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश की दलील। इजरायली हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर। दक्षिणी लेबनान में 130 से ज्यादा लड़ाकों की मौत। पोलियो टीका टीम की सुरक्षा पर तैनात पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर विस्फोट। 6 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी को लेकर मांगा जवाब। सलमान खान के फार्म हाउस में घुसने की कोशिश। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। फर्जी आधार कार्ड मिले। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ियों को किया नॉमिनेट। भारत को लगा बड़ा झटका। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वही की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। इस कमेंट के साथ ही कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। गुजरात सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। बेंच ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। फैसले के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे फोड़े गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को बैठक की। इस दौरान दोनों पार्टियों की तरफ से सीट बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला लेना बाकी है। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि चुनाव के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने आगामी चुनावों के लिए कई मुद्दों पर एक बैठक की। बातचीत जारी रहेगी और हम फिर मिलेंगे। इसके साथ ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हर चीज पर विस्तार से चर्चा हुई। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हम बीजेपी को करारा जवाब देंगे। बैठक में आपकी तरफ से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी और विधायक सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली और पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी हाईकमान से हरियाणा में 5 सीटें गठबंधन से मांग की है। कांग्रेस का तो अभी गठबंधन भी नहीं बना है। हम बूथ स्तर पर संगठन बना चुके हैं। हरियाणा में INDIA की सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का सोच रही है। ईडी और सीबीआई देश के हर विपक्ष के नेता के पीछे लगी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए INDIA का गठन हुआ है। विधानसभा चुनाव हम अपने दम पर लड़ेंगे। ये महागठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटों पर आपका दावा है। 28 जनवरी को जींद में हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 28 जनवरी को हमारी कोशिश है कि हर वार्ड, हर वर्ग के लोग जींद पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू कानून की वैधता को बरकरार रखने वाले अपने फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। उनकी दलील पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाडेवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने संज्ञान लिया। पीठ ने माना कि पुनर्विचार याचिकाओं को सूचीबद्ध करने और उन पर विचार करने की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मैं आज याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के बारे में भेजे गए ईमेल देखूंगा। जस्टिस KM जोसेफ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पिछले साल 18 मई को तमिलनाडु सरकार के उस कानून को वैध करार दिया था जिसमें जलीकट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई है। बढ़ते विदेशी खबरों की तरफ। इजराइल और हमास के बीच 3 महीने से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
दोनों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत हो गई। समाचार एजेंसी रॉयटर ने यह जानकारी दी है। एजेंसी ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि 7 अक्टूबर को इजरायली क्षेत्र में हमास के हमले के बाद सीमा पर बमबारी शुरू हुई थी, जिसके बाद अब तक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भारी संख्या में गोलीबारी की है। इजरायली गोलीबारी में हिजबुल्लाह के 130 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को पोलियो टीकाकरण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने जा रहे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर एक बम विस्फोट किया गया। इस हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। ये घटना अफगानिस्तान की सीमा से लगे प्रांत के बाजौर जिले के मामून तहसील में हुई। जब विस्फोट हुआ तो पुलिसकर्मी पोलियो टीकाकरण टीमों के साथ सुरक्षा ड्यूटी में शामिल होने के लिए वैन में चढ़े ही थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां आपातकाल घोषित कर दिया गया। विस्फोट में 6 पुलिसकर्मी मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि सभी घायल व्यक्ति पुलिसकर्मी हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री KPK अरशद हुसैन ने हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध आखिरी आतंकवादी के खात्मे तक जारी रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी 1.5 लाख करोड़ रुपए GST नोटिस को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने सरकार की ओर से जारी टैक्स नोटिसों पर रोक नहीं लगाई। ये मामला 1 अक्टूबर 2023 तक के पीरियड से जुड़ा हुआ है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सर्विसेज पर GST 18% की बजाय 28% की दर से लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि गेमिंग पर GST की नई दर 1 अक्टूबर 2023 से मानी जाए, जबकि सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की टैक्स देनदारी अभी की नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही मौजूद है, इसलिए कंपनियों को पुराना बकाया चुकाना होगा। बात करते हैं मनोरंजन जगत की। सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की है। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो दोनों शख्स खुद को सलमान खान का फैन बता रहे हैं। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इस वजह से दोनों पर FIR भी दर्ज की गई। सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। सलमान खान का फार्म हाउस नवी मुंबई के पनवेल में है। 4 जनवरी की शाम 4 बजे 2 अनजान लोगों ने एक्टर के फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वो दोनों शख्स फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। फार्म हाउस में 2 संदिग्ध लोगों को देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें तुरंत रोका। इसके बाद फार्म हाउस के मैनेजर को भी बुलाया गया। दोनों शख्स से पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद को सलमान खान का फैन बताया। सिक्योरिटी गार्ड्स को दोनों की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। नतीजतन पुलिस को बुलाया गया। गार्ड्स ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की माने तो घटना के समय सलमान खान अपने फार्म हाउस में नहीं थे। बात करते हैं खेल जगत की। ICC ने हाल ही में दिसंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। दिसंबर के महीने में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों में से जिन 3 खिलाड़ियों को चुना गया है, उनमें से किसी एक प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाएगा। हैरानी वाली बात यह है कि इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं है। आपको बताते हैं कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी जिनको नॉमिनेट किया गया है। पहला नाम है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन पैट कमिंस ने साल 2023 में शानदार परफॉर्मेंस कर हर किसी का दिल जीता। पैट कमिंस ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC विश्व कप का खिताब अपनी कप्तानी में जीता और अब वो प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने के करीब हैं। दिसंबर के महीने में पैट कमिंस ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। तीनों मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने 19 विकेट लिए थे। अगला नाम है तैजुल इस्लाम का। लिस्ट में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम का नाम है, जिन्होंने दिसंबर के महीने में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में कुल 10 विकेट लेकर उन्होंने कीवी बल्लेबाजों के होश उड़ाए थे। उन्होंने अपनी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम रोल निभाया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और प्लेयर ऑफ द सीरीज से भी नवाजा गया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स का नाम, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्म कर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने 5 विकेट झटके। वहीं दूसरे टेस्ट की पहली पारी में फिलिप्स ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए और बांग्लादेश को 172 रन के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद उन्होंने बल्ले से कमाल का परफॉर्मेंस दिया। वहीं 46 रन की पारी खेलकर वो आउट हो गए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की खबरें। अब बात कर लेते हैं उस बहस की जो सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद ये बहस शुरू हुई है, मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की।
पीएम की इस यात्रा से अटकलें लगाई कि मालदीव के पेंच कसने के लिए भारत अपने द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे के बाद से लक्षद्वीप गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड रहा है। शुक्रवार को 50,000 से ज्यादा लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को गूगल पर देखा। इसकी वजह से ये पीएम की पोस्ट भी रही, जिसमें उन्होंने इस जगह की आश्चर्यजनक सुंदरता और वहां के लोगों की गर्मजोशी के बारे में लिखा। नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके किया। इस ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों को गंदा कहते हुए नस्लीय टिप्पणियां भी की गईं। इसमें जाहिर रमीज और मरियम शिवना खासतौर से अपने कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर भारतीयों के निशाने पर आए। इसी का नतीजा था कि सोशल मीडिया पर रविवार को बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। अब इस विवाद के बीच कुछ भारतीयों ने दावा किया कि कई लोगों ने मालदीव जाने का प्लान बदल दिया है। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीरें भी पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान की बात कही। कई फिल्मी सितारे भी इसके सपोर्ट में उतरे। कई फिल्मी सितारों ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया। दोनों देशों के बीच इस तनाव की वजह यह भी है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत मालदीव में अपने सैनिकों और सैन्य उपकरणों को रखने के लिए दबाव बना रहा है। दोनों देशों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी बयान दिया है। मोहम्मद नशीद ने खास तौर से मालदीव की युवा सशक्तिकरण और सूचना और मंत्री मरियम शिवना के बयान पर ऐतराज जताया है। मोहम्मद नशीद ने अपने ट्वीट में लिखा, मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम शिवना कितनी भयावह भाषा बोल रही हैं। वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मुइज्जू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए। फिलहाल ये विवाद अब सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है। कई सारे लोग मालदीव के मुकाबले लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि अगर आपको किसी आइलैंड पर घूमना है तो आप मालदीव की जगह लक्षद्वीप जा सकते हैं, वो हमारे देश का है। और इसी तरह से ये सोशल मीडिया पर यह बहस जमकर छिड़ चुकी है, जिसमें अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ साथ क्रिकेटर्स और प्लेयर्स भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में और भी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।